नमस्कार। बैंकिंग के चौथे चैप्टर में आज बात करते हैं। आखिरी चैप्टर में भारत में बैंकिंग विकास के अंतर्गत बात करते हैं स्वतंत्र भारत में बैंकिंग व्यवस्था। चौथे युग की जो बात करते हैं उसमें करते हैं बात की स्वतंत्र भारत में बैंकिंग व्यवस्था। स्वतंत्रता के साथ साथ देश का विभाजन होने के कारण बैंक की कई शाखाएं एवं ऋणों की वसूली बैंकों को छोड़नी पड़ी, जिससे बैंकों की आर्थिक स्थिति पर सरकार की मदद के बावजूद बहुत अधिक प्रभाव पड़ा तथा छोटे व मझले आकार के 242 बैंक फेल हो गए। रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 पास हुआ, जिसमें बैंकों की स्थापना, संगठन तथा उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण एवं नियमन करके नियंत्रण किया गया तथा जिसमें 1963 एवं 1965 में संशोधन किए गए। बैंकों का विलीनीकरण 1950 में 4 बैंकों को मिलाकर एक बैंक द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सन 1919 से भी ऐसा कई बार किया गया है कई बैंकों के साथ। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा 1959-60 में देसी रियासतों के 10 बैंकों को इस बैंक का सहायक बना दिया गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इस तरह से 10 बैंकों को इसका सहायक बना दिया गया। अगस्त 2000 में इन सभी को मिलाकर एक बैंक SBI बना दिया गया। अगस्त 2000 में इन सभी सहायक बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। सन 1954 में मुंबई में तथा सन 1963 में चेन्नई में रिजर्व बैंक ने कार्यरत बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिससे कर्मचारियों को और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके और बैंक में पारदर्शिता लाई जा सके, काम में तेज़ी लाई जा सके। इसके बाद आता है जो मुख्य परिवर्तन हुआ। स्वतंत्र भारतीय सरकार देश के उद्योगों को बढ़ावा एवं विकास हेतु औद्योगिक बैंक की स्थापना कर उन्हें दीर्घकालीन ऋण तथा मध्यम अवधि के ऋण आसानी से उपलब्ध कराएं, जिससे जैसे इन बैंकों का स्थापना का महत्व था, क्योंकि देश में उद्योगों को भी महत्व बढ़ावा देना था और ये अन्य पुरानी बैंकें जो थी वो बैंकों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे पा रही थी, जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए इन बैंकों की स्थापना की गई। ये जैसे कि औद्योगिक वित्त निगम 1949 में स्थापित किया गया, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 1954 में स्थापित किया गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में स्थापित किया गया तथा 18 राज्यों में राज्य वित्त निगम आज की तारीख में कार्यरत हैं, वो भी धीरे धीरे करके बनाए गए। इन जो बैंकों का कार्य है वो देश में उद्योगों को वित्त की उपलब्धता कराना है, आसानी से वित्त उपलब्ध हो जाए, उन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाएं, जिससे कि वो अधिक तेज़ी से विकास कर सकें और देश का विकास भी संभव हो। 1962 में बैंक के जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षा हेतु जमा बीमा निगम की स्थापना की गई, जिसे 1978 में भारतीय ऋण गारंटी निगम में विलय कर दिया गया। इस बैंक के असफल होने पर इसमें क्या है, इस बैंक के असफल होने पर 1 लाख रुपए तक की रकम अवश्य आपको वापस मिल जाएगी। यानी कि जो जमाकर्ता थे उनके हितों के लिए ये कदम उठाया गया था 1962 में। जो जमाकर्ता हैं उनको 1 लाख रुपए तक की राशि गारंटी के रूप में वापस
मिल सकती थी अगर बैंक फेल हो जाए, जिसमें उनका जमा पैसा था, अगर वो बैंक असफल हो जाए तो 1 लाख रुपए तक उनको जो रकम वापस मिल सकती थी। इसके बाद सहकारी तथा भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। इसके द्वारा क्या हुआ, राज्यों द्वारा बनाए सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत, जो राज्यों ने सहकारी अधिनियम बनाए गए उनके अंतर्गत सहकारी बैंकों की स्थापना की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो गई। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकों की उपलब्धता नहीं थी उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, तो था ग्रामीणों तक बैंक की सुविधाएं मिल सकें और ग्रामीणों का विकास हो सके, गांव का विकास हो सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसको 3 स्तर पर किया गया था। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिसे शीर्ष संस्था के रूप में काम करती थी, वो कर रही है। जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक कहते हैं जिसे, जो जिला स्तर पर काम करती है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, जो ग्राम स्तर पर है, वो वहाँ पर वो प्राथमिक सहकारी साख समितियों के रूप में कार्य करती थीं। इसके बाद बात करते हैं सन 1950-20 में पंजाब के झंग नामक स्थान पर किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि विकास बैंक अर्थात भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई तथा 1929 में चेन्नई में स्थापना के द्वारा दूसरी बैंक की स्थापना से इसका अभ्युदय माना जाता है, क्योंकि 1920 में तो वो ब्रिटिश शासन के काल में हुई, एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन 1929 में वो एक तरह सरकार भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए मानी जा सकती है, यानी कि भारतीयों के लिए मानी जा सकती है। इस बैंक का कार्य क्या है? भूमि विकास बैंक का कार्य था कि ग्रामीण जो हैं, किसान जो हैं, उनको बड़ी दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपनी खेती के लिए अच्छी तरह से खेती कर सकें, उनके वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकें और वो आसानी से अपनी खेती को बढ़ावा सकें, तथा खेती में उत्पादन बढ़ा सकें। ये कार्य उसका था। राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक बंधक बैंक की स्थापना की गई। इसमें भी एक बैंक राज्य स्तर पर की गई, जिसको हम केंद्रीय भूमि विकास बैंक कहते हैं, जो अब राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास के नाम से यानी जो वर्तमान में वो जानी जाती हैं, वो राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, इसमें प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का इसका काम क्या है? ये ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर जो केंद्रीय बैंक हैं वो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कार्य करते हैं, यानी कि ग्रामीणों को, किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। क्योंकि बैंकें असफल हो रही थी, बार बार उससे जमाकर्ताओं का अहित हो रहा था, इसी को रोकने के लिए सन 1969 में ये योजना लागू की गई। राष्ट्रीय साख परिषद का गठन कर देश के नियोजित विकास के लिए बैंकों द्वारा ऋण देने तथा विनियोग हेतु पथ प्रदर्शन का कार्य और सुझाव देना इसका कार्य था। इसने जो काम किया वो क्या था? सुझाव जो दिए थे वो किस तरह क्या थे? संचालक मंडल में कृषि साकिर, यानी कि जो बैंक का संचालक मंडल होगा उसमें कृषि, सहकारिता, अर्थशास्त्र से संबंधित लोग होंगे, यानी कि सदस्य होंगे। प्रत्येक बैंक में पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जो संचालक मंडल के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा, यानी कि हर बैंक का एक अध्यक्ष होगा और जो इसके संचालक मंडल बनाया गया है उसके अधीन कार्य करेगा। बैंक के साझेदार संचालक मंडल प्रबंधक अंशधारी को ऋण नहीं दे सकता यदि वह किसी व्यापारी संस्था के संबंधित है। अगर कोई व्यापारी संस्था से संबंधित है बैंक का साझेदार या संचालक, प्रबंधक या अंशधारी, तो उसको वो बैंक ऋण नहीं दे सकता था। ये योजना लागू की। बैंक संचालक किसी उद्योग या व्यवसाय में 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रखेगा। किसी बैंक का
कोई संचालक था तो वो किसी और उद्योग या व्यवसाय में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी अंश पूंजी में नहीं रख सकता था, क्योंकि इसमें यही होता था कि एक कोई उद्योग का अंशधारी और अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध हो जाता था उसको। इसके बाद बात करते हैं व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि जो व्यापारिक बैंकें थीं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि वो सरकार के नियंत्रण में लाई गई। तो ऐसा सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था लागू हुई थी 1969 में, वो केवल 4 माह ही चल पाई, यानी कि उसका 4 माह ही क्रियान्वयन हो पाया। फिर उसमें कमियां काफ़ी आने के कारण जुलाई 1969 में सरकार ने राष्ट्रीय नीति अपना ली और 50 करोड़ या अधिक राशि वाले 14 व्यापारिक बैंकों का सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी 14 बैंकों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उसका संचालक मंडल पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गया। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन 6 टोटल मिला के कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद 4 नवंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय करा गया, यानी विलयनीकरण की प्रक्रिया फिर से आरंभ की गई 4 नवंबर 1983 को, जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। इसके साथ ही आज की तारीख में कई विलय हो चुके हैं। आज की वर्तमान में 10 राष्ट्रीयकृत बैंक ही उपलब्ध हैं।